मैं उपराष्ट्रपति जी की बात को सुनकर थोड़ी सी हैरान हूं, और हैरान इसलिए हूं क्योंकि वो खुद एक वकील हैं और खुद कॉन्स्टिट्यूशनल मामलों के एक्सपर्ट बताए जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है जो जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान हमारे संविधान में है, उसका पूरा मतलब ही ये है कि जुडिशियल रिव्यू उन लॉज का हो जिसको पार्लियामेंट ने पास किया है। हर जो संस्था है, जो डिवीजन ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, एग्जीक्यूटिव है और उसके बाद जुडिशरी है, हर संस्था का कोई काम है, हर अंग का संविधान के अंतर्गत कोई काम है। अगर सुप्रीम कोर्ट लॉज को रिव्यू नहीं कर पाएगा तो क्या अब अगला ताला सुप्रीम कोर्ट पर लगा दीजिएगा? और मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नर के पावर की चर्चा करने से पहले या उसकी अवमानना की बात करने से पहले शायद उपराष्ट्रपति जी को उनका आचरण भी देखना चाहिए था। अगर आप एक सरकार के लगातार कानूनों पर रोक लगाएंगे, अवरोध पैदा करेंगे, आप आरएसएस का एजेंडा चलाएंगे, आप बीजेपी की राजनीतिक लाइन टो करेंगे, तो आपने भी निष्पक्षता को और संविधान को बिल्कुल ताक पर रखकर काम किया है। आज राजभवन ऐसे लोगों से भरा है जो लगातार आरएसएस का एजेंडा चला रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि उपराष्ट्रपति एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर बैठे हुए हैं। उनका जो भी मत, जो भी विचार, जो भी वक्तव्य आता है वो बहुत सोच समझकर आना चाहिए। इस देश में चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कोई और हो, हर व्यक्ति संविधान के नीचे है, सर्वोपरि संविधान है। असलियत ये थी कि अगर राजा होता तो उसको सवाल नहीं पूछा जा सकता था, लेकिन संविधान में सरकार है, संविधान में प्रेसिडेंट है, संविधान में गवर्नर है, और इसीलिए संविधान सर्वोपरि है। वी द पीपल ऑफ इंडिया ने जब संविधान को अडॉप्ट किया तो हमने संविधान को सर्वोपरि माना, और अगर संविधान के साथ कोई खिलवाड़ होगा तो मुझे लगता है हर व्यक्ति को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। इसके अलावा मुर्शिदाबाद या पश्चिम बंगाल की बात आपसे पूछना चाहूंगा कि आज खुद जो गवर्नर साहब हैं वो मुर्शिदाबाद का दौरा कर रहे हैं। हालांकि टीएमसी की तरफ से खुद मुख्यमंत्री ने वहां पर कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, वहां हालात किस तरीके से ठीक है, लेकिन वो खुद दौरा कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कैंसर की तरह उस राज्य के अंदर जो है वायलेंस और करप्शन जो है वो फैल चुका है, और उससे बहुत ज्यादा दूरगामी परिणाम हो रहे हैं। और वो खुद जाके जो है हालात को देखेंगे और रिपोर्ट जो है गृह मंत्रालय को सौंपेंगे। इसको कैसे देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी सरकार की है, राज्य सरकार की। अगर लॉ एंड ऑर्डर विफल होता है, ये उनकी नाकामी है, ये उनका काम है शांति, अमन, चैन बहाल करना। और मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नर का इतना ओवर एक्टिव होना देखकर मुझे यूपी याद आता है, वाराणसी याद आता है, कासगंज याद आता है, यूपी का लखीमपुर याद आता है, मुझे मणिपुर याद आता है। मणिपुर को तो आपने गवर्नर विहीन कर दिया था, क्योंकि गवर्नर ने तो रोकर आपसे मदद मांगी थी, और गवर्नर ने कहा था कि मणिपुर जल रहा है, मणिपुर को बचा लीजिए, मणिपुर खत्म हो जाएगा। आपने उस गवर्नर की बात नहीं सुनी, आपने अनुसुईया जी को निकाल दिया। तो मेरा अपना मानना है कि इस तरह का जो काम गवर्नर्स करते हैं, इतना प्रोएक्टिविटी मध्य प्रदेश में जब दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, यूपी में जब बेटियों का बलात्कार हो रहा है, और जब मणिपुर एक राज्य जो 2 साल से जल रहा है और प्रधानमंत्री ने उसकी टोल लेने तक की भी नहीं सोची, उन गवर्नर्स को भी करना चाहिए। एक और मामला जो कि ईडी ने चार्जशीट करी, उसमें नेता विपक्ष लोकसभा राहुल गांधी और सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी का नाम आया है। उसके बाद से लगातार नेशनल हेराल्ड के मामले में बीजेपी के अलग अलग नेता हमलावर हैं। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि करप्शन मॉडल है कांग्रेस का। वहीं सीआर केसवन है, वो ये कह रहे हैं कि जो सरदार पटेल हैं उन्होंने ही एक्सपोज कर दिया था पंडित नेहरू के पूरे करप्शन को, और जो क्रोनी कैपिटलिज्म था 1950s का, उसकी बात उन्होंने कही, और ये सब कहा कि सब यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पर सारी चीजें हुई हैं और इसको ऐसे इस तरीके से अपने फायदे के लिए किया गया। इन 2 व्यक्तियों का जिनका आपने नाम लिया, इनकी राजनीतिक हैसियत और इनकी राजनीतिक वजूद सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ जहर उगलकर है। मुझे दुख इस बात का होता है कि जिस परिवार से आप आते हैं वो आजादी में शामिल थे, आप तो पंडित नेहरू को भी इसमें घसीट लाए। खैर, ये आपकी सोच है, ये आपका आचरण है, इस पे और क्या कहा जाए। लेकिन अनुराग ठाकुर जी गोली मारो का नारा अच्छे से लगवाते हैं, इसके अलावा मुझे उनकी कोई काबिलियत दिखती नहीं है। मुझे लगता है उनको वही सब काम करना चाहिए। जब आप वो नारे लगवा रहे थे तो आपको मंत्री बनाया गया था, अब मंत्री पद भी चला गया है, तो जहर राहुल गांधी के खिलाफ इसलिए उगल रहे हैं कि शायद इसी के चलते मंत्री बन जाए।
ऐसा है कि अनुराग ठाकुर जी हो या पूरी बीजेपी हो, मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि इनमें से अधिकांश लोगों को ये केस पता नहीं है। उनको सेक्शन 25 पुरानी कंपनीज एक्ट, सेक्शन 8 नई कंपनीज एक्ट में नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी क्या होती है वो नहीं पता है। उनको शायद डेट टू इक्विटी का जो कन्वर्जन होता है वो भी नहीं पता, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रोज एनसीएलटी में करती है। उनको शायद नेशनल हेराल्ड का वजूद, एजेएल क्यों बनाया गया, नेशनल हेराल्ड कितना बड़ा मुखपत्र था आजादी के अंदर, ये सब कुछ नहीं पता है। उनको बस एक एजेंडा मिल गया है, आपको कांग्रेस को भला बुरा कहना है बिना जानकारी के। ईडी ने इतनी हास्यास्पद चार्जशीट दायर करी है और 365वें दिन करी है 12 साल के केस में, जहां पर आपने मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज लगाया है, जिस केस में एक नए पैसे का लेन देन नहीं हुआ है। कोर्ट इसका तत्वाधान लेगा, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहती हूं, लेकिन बीजेपी पर, उनके लोगों की अनभिज्ञता पर और उनकी मजबूरी पर मुझे थोड़ा तरस आता है। मैम, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो कल सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर दिया और इस तरीके से जितने भी पिटिशनर थे उन्होंने इसे कानून की जीत बताया। सत्यमेव जयते गानारा आपकी पार्टी ने भी लगाया, आपकी पार्टी के सांसदों ने भी पिटीशन लगाई हुई, कुल मिलाकर 73 पिटीशन है। लेकिन जेपीसी के जो चेयरमैन है, जेपीसी बनी थी वक्फ को लेकर, उनका ये कहना है कि वो रिजाइन कर देंगे कि अगर ये रिपोर्ट उनकी अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो साबित हो जाए या ये साबित हो जाए कि इंटरफेयर करती है किसी की रिलीजियस फ्रीडम में। उन्होंने कहा कि बार बार ये जो है, उन्होंने ये बात कहा कि हम क्लैरिफाई कर चुके हैं कि स्टैचुरी बॉडी है ये कोई रिलीजियस बॉडी नहीं है वक्फ की। और इन दोनों स्टेटमेंट को ही कैसे, मुझे लगता है राजनीति में रहने वाले लोगों को बड़बोलापन नहीं करना चाहिए। आप एक कमेटी के अध्यक्ष थे, आप पर बहुत लांछन लगे, आप पर बहुत आक्षेप लगे और उन एक आक्षेपों में यह था कि आपने कमेटी में जिन लोगों ने डिसेंट दिया था वो आपने उसमें इंक्लूड भी नहीं किया था। जब राज्यसभा और लोकसभा में हंगामा मचा तब आपने इंक्लूड किया। आपने स्टेक होल्डर्स, ऐसे लोगों से कंसल्टेशन किया जिनका कोई लेना देना ही नहीं है। आपने जो रियल स्टेक होल्डर्स थे उनकी बात तक नहीं सुनी। जिस तरह से जबरन आपने ये बिल पास कराया और जिस तरह से आपने जबरन रिपोर्ट बनाई, वॉइसेस ऑफ डिसेंट को क्वॉश किया, वो आपके आचरण पर बहुत सारे सवाल उठाता है। मैं उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं, लेकिन जिस तरह का बलबोलापन वो दिखा रहे हैं वो कल सुप्रीम कोर्ट में पता चल गया। जिस तरह से आप नॉन मुस्लिम्स का इंट्रोडक्शन कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में साफ है कि क्या आप तिरुपति बालाजी ट्रस्ट में, क्या आप वैष्णो देवी ट्रस्ट में, क्या आप राम मंदिर ट्रस्ट में लीजिएगा ऐसे लोगों को। हमारे यहां तो लिखकर निहित है कि अगर डीएम तक हिंदू नहीं है तो उसको नहीं लेंगे, एडिशनल कलेक्टर को लेंगे अयोध्या जी में। उसके बाद जो बात वक्फ बाय यूजर पर हुई, सारा जो खिलवाड़ बीजेपी करने की कोशिश कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जामा मस्जिद की सेल डीड आप कहां से लाइएगा, जो 13वीं 14वीं 15वीं शताब्दी की जो बिल्डिंग्स हैं उसको आप कैसे, उसके दस्तावेज कहां से लाइएगा। तो मुझे लगता है कि कानून इसलिए बनाया गया है जिससे एक कौम को एलियनेट किया जा सके, जिससे अपने वोट बैंक पर जो सेंध मर रही थी, जो सवाल पूछना शुरू कर रहा था आपका वोट बैंक महंगाई पे, बेरोजगारी पे, गरीबी पर, उसको कंसोलिडेट किया जा सके। लेकिन ये बात जो वक्फ की है ये सिर्फ मुसलमानों की जमीन की नहीं है, ये असल में जो कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला हो रहा है, जो संविधान में निहित अधिकार दिए गए हैं लोगों को, उस पर हमला हो रहा है। जो आर्टिकल 25 और 26 को के तार तार किए जा रहे हैं, ये संविधान के बचाने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और इसको इसके असल अंजाम तक लड़ा जाएगा। मैम, बांग्लादेश की तरफ से मुर्शिदाबाद के मामले में कहा गया कि माइनॉरिटीज को संरक्षण मिलना चाहिए। हमारे विदेश मंत्रालय ने उसके ऊपर त्वरित जो है रिस्पॉन्स किया और रिजेक्ट किया है हर स्टेटमेंट को जो बांग्लादेश की तरफ से की गई, और ये साफ तौर पर कहा कि ये जो वहां पर हालात हैं माइनॉरिटीज के, उस बात को डाइल्यूट करने के लिए इस तरीके के बेसलेस एलिगेशन। मुझे ऐसा लगता है बांग्लादेश अपना घर संभाल ले। बांग्लादेश को हमारे देश में, हमारे किसी राज्य में, हमारे लोगों पर टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं।